अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नया सबक पढ़ेंगे ज़राअत और सनत। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ज़राअत किसे कहते हैं। ज़राअत जितनी भी खेती बाड़ी होती है उसे हम ज़राअत का नाम देते हैं। हमारे मुल्क में भी जितनी भी अजनास पैदा होती हैं जो खेतों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं उनका ताल्लुक़ ज़राअत से है। और दूसरा लफ्ज़ है सनत। सनत का मतलब है कारखाने, कि जितनी भी चीज़ें कारखानों में तैयार होती हैं वो हमारी सनत हैं, यानी उसमें पैदावार कोई नहीं होती, उसमें चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ज़राअत में पैदा किया जाता है, ज़मीन से उगाया जाता है, और सनत में हमें प्रोड्यूस किया जाता है, रॉ मटेरियल लेकर उससे बनाया जाता है। और ये बात याद रखें कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादातर आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। अब सबसे पहले तो आप अपनी पेंसिलें पकड़ें, अपना पेज नंबर 108 खोलें। इसमें जो ब्लू बार है उसमें लिखे हुए लफ्ज़ों का मतलब लिखें। पहले ज़िया, ज़िया का मतलब है ज़ाया होना, लिख लिया। ज़िया का मतलब है ज़ाया होना। महजूज़ ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है लिखा हुआ। महजूज़ का मतलब है लुत्फ़ उठाना। सैराब ये भी मौजूद है, इसका मतलब है पानी से भरा हुआ, यानी जब हम खेतों को या पौधों को पानी देते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सैराब हो जाते हैं। हम भी पानी पी लेते हैं तो हम भी सैराब हो जाते हैं, सैर हो जाते हैं। अफादियत, हम सैराब का लफ्ज़ पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, सैर होना। अफादियत फ़ायदा। दस्तयाबी चीज़ का मुहैया होना, इन जो दस्तयाब हो जाना यानी हमारे हाथों में आ जाना उसे कहते हैं दस्तयाब होना। हार्वेस्टर उस मशीन का नाम है जो कि खेतों में से फसल को काटती है। शशदर हैरान रहना। अच्छा जी, अब ये वो लफ्ज़ हैं जिनमें से कुछ लफ्ज़ यहाँ मौजूद हैं। इन बाकियों के लफ्ज़ के तर्जुमे आप के मायने आपके पास होने चाहिए जो किसी भी जगह पर आपको आएंगे। अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार उसकी ज़राअत और सनत से वाबस्ता है, यानी उसका ताल्लुक़ क्या है, ज़राअत और सनत दोनों से है। यानी कोई भी मुल्क बग़ैर ज़राअत के और बग़ैर कारखानों के तरक्की नहीं कर सकता। ज़राअत और सनत इंसानी ज़िंदगी के दो ऐसे शोबे हैं जिनकी बदौलत ज़िंदगी का निज़ाम कायम है। पाकिस्तान भी दुनिया के इन ममालिक में से एक है जो ज़रई और सनती एतबार से तरक्की की राह पर गामज़न है। यानी पाकिस्तान जो है वो उसमें भी ज़राअत और सनत जो है तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहा है। बुनियादी तौर पर हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है जो अपने मुख्तलिफ़ फसलों, फलों और सब्ज़ियों के हवाले से दुनिया के अहम ज़रई मुल्कों में शुमार होता है। कदीम ज़माने में दूसरे मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी ज़राअत के पुराने तरीके राइज थे। इस तरह वक्त और मेहनत का ज़िया भी होता था और फसलों का मेयार और मिकदार भी तसल्ली बख्शना थी। ज़माने के बदलते हुए हालात और साइंसी तरक्की की बदौलत ज़रई दुनिया में एक इनकलाब आया, जिसकी वजह से कम वक्त और थोड़ी मेहनत से ज़्यादा पैदावार का तसव्वुर सामने आया। पैदावारी अजनास में खासी तरक्की देखने में आई। नए नए आलात, जदीद तरीका हायकार, बीज, खादों और जरासीम कुश अद्वियात की बदौलत ज़राअत के शोबे ने एक नया अंदाज़ इख्तियार किया। इसी तरह साइंसी तरक्की की तुफ़ैल, यानी इसका मतलब क्या है, साइंसी तरक्की की बदौलत, तुफ़ैल का मतलब भी क्या होता है, उसके ज़रिए पानी की अदम दस्तयाबी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया है। मसलन इब्तदा में किसान सिर्फ बारिश के पानी पर इन्हिसार करते थे, लेकिन आज नहरी निज़ाम, ट्यूबवेल और कारेज़ वगैरह की वजह से पानी की अदम दस्तयाबी का मसला नहीं रही। अब ये इस जुमले का मतलब समझ लें। आज नहरी निज़ाम यानी नहरों की बदौलत ट्यूबवेल और कारेज़, ज़मीन दोज़ नालियों को कहते हैं, की वजह से पानी की अदम दस्तयाबी, जहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं था वहाँ पर ये मसला हल हो गया है। उस्ताद साहब ने जब ये बातें बच्चों को बताईं तो उन्होंने इसरार किया कि हमें किसी ज़रई फार्म की सैर कराई जाए ताकि हम आपकी बताई हुई इन बातों की रोशनी में अमली तौर पर मशीनों को काम करते हुए देख सकें। बच्चों को
کے شوق کو دیکھتے ہوئے استاد محترم نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے اجازت لی اور شاداب زرعی فارم کے مینیجر کو خط لکھا۔ خط میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ہم آپ کے زرعی فارم کے مطالعاتی دورے پر آنا چاہتے ہیں۔ ہفتے عشرے میں، عشرہ کہتے ہیں 10 دن، ہفتے عشرے کا یہ بامحاورہ لفظ ہے، یعنی ہفتہ 10 دن میں زرعی فارم کے مینیجر کی جانب سے دعوت نامہ مل گیا۔ زرعی فارم کی سیر کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی۔ بچے فارم دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ مقررہ دن کو چھٹی جماعت کے طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلباء فارم کے دروازے پر تھے۔ زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے۔ مینیجر صاحب نے 10 منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والے فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے جو مختلف فصلوں کی بوائی سے لے کر ان کی کاشت اور کٹائی تک کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مینیجر صاحب نے جدید زرعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں کی۔ ان تعارفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلباء کو فارم میں بھیجا گیا۔ ان رہنماؤں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود ہل چلایا کرتے تھے۔ اس طرح دن بھر کی بہت زیادہ مشقت کے بعد وہ بہت تھوڑا کام کر پاتے تھے، لیکن اب ٹریکٹر کی بدولت مہینوں کا کام دنوں میں کرنے پر قادر ہیں۔ ایک طرف ہارویسٹر مشین گندم کی فصل کاٹنے کے ساتھ ساتھ دانے علیحدہ کرنے میں مصروف تھی۔ ایک رہنما نے بچوں کو اس مشین کی افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے کام کرنے کے تمام مراحل سے متعارف کرایا۔ بچے رہنما کی باتیں سن کر حیران رہ گئے کہ یہ مشین کس طرح سینکڑوں آدمیوں کا کام کر رہی ہے۔ بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب کرنے کے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج کے لیے بچوں یہاں تک ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ اب آپ یہ میری بات سن لیں کہ یہ جتنے بھی الفاظ میں نے ہیں ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں، یہ اونلی 5 ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ یہ جو پیج نمبر 108 ہے یہ پورے کا پورا آپ نے اچھی طرح اس کو ریڈ کرنا ہے۔ میں نے کل اس کی املا کروانی ہے۔ غور سے سن لیں کہ یہ پہلا پیج 108 جو ہے یہ اس کی میں نے املا کروانی ہے اور جملے آپ نے ہوم ورک میں گھر میں بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔